अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंशाअल्लाह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे नहायत इंटरेस्टिंग मौजू पर। आज का हमारा मौजू इमिग्रेशन है। इसी सिलसिले में इमिग्रेशन कंपनी के एमडी को हमने दावत दी है। आए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जिससे नाज़रीन आपको भी भरपूर फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान हनीफ साहिब। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कि व्हाट इज मारा? मारा क्या है? मारा जो है वो, क्योंकि आपने मेरी कंपनी के साथ ये नाम लिखा और देखा, तो मेरी कंपनी जो है मारा अप्रूव्ड है, तो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि मारा एक बॉडी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, होम डिपार्टमेंट की। मारा स्टैंड्स फॉर माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जो दुनिया भर में जितने भी एजेंट्स हैं उनको वेट करती है, उनको लाइसेंस देती है और रिकग्नाइज करती है और ऑथेंटिसिटी देती है। ये इस चीज़ की निशानी होती है जिस कंपनी के पास ये लाइसेंस होता है कि वो एक प्रोफेशनल कंपनी है, प्रोफेशनल लोग उसमें काम कर रहे हैं। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जो है, क्योंकि मैं प्राइमरीली जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को डील करता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बिल्कुल डेफिनेटली बताना पसंद करूँगा। ऑस्ट्रेलिया एक बरआज़म है और एक मुल्क भी है और इसकी आबादी जो है तकरीबन कोई 25 मिलियन, 2.5 करोड़ के करीब, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ के करीब है और बहुत बड़ा रकबा है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो पाकिस्तान के रकबे से तकरीबन 9 गुना ज़्यादा है रकबा इसका। और कहते हैं कि पाकिस्तान से बड़ा तो डेजर्ट है इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आप इससे इसके वजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिससे 9 गुना बड़ा वो मुल्क है रकबे के लिहाज से, उसकी आबादी 2.5 करोड़ है और हमारी आबादी तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। तो वहाँ पे इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाहती है कि अच्छे से अच्छे लोग, इमिग्रेंट्स जो वहाँ पे आए, जो वो जाके आबाद करें ज़मीनों को, वो उनके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक तरीकाकार बनाया है, उसके मुताबिक आए, वो वेलकम करती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के हिसाब से दुनिया के पहले 4-5 टॉप मुल्कों में आता है। यहाँ पर टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और सर्फिंग का कैपिटल समझा जाता है, जो क्योंकि प्राइमरली एक जजीरा है और जजीरे के ज़्यादातर आबादी इसके पेरिफेरी के ऊपर मौजूद है और जो बड़े बड़े शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, ये सारे के सारे समुंदर के किनारे के ऊपर, एक बीच के ऊपर हैं और सबसे बड़ी दुनिया में कोरल रीफ्स की जो ज़खायर हैं वो भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। टूरिज़्म के लिहाज से बहुत फेमस है और टूरिज्म हेवन इसको कहते हैं। हम लोग जो है वो टूरिज्म रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, होटल इंडस्ट्री, शेफ इंडस्ट्री, ये तमाम वहाँ पे वाइब्रेंट हैं, दे आर वेरी हाईली पेड पीपल। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी वाइज भी बहुत बड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क है और इसका जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो चाइना समझा जाता है। और इसके अलावा जो है बीफ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ में से है और इसके अलावा फार्मिंग इंडस्ट्री को वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, फार्मर्स को वेलकम करते हैं, वो लोग जो वहाँ जाके जिम्मेदारी करना चाहते हैं और फार्मिंग की इंडस्ट्री से मुंसलिक होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इससे हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में इमिग्रेशन बिजनेस काफ़ी हद तक बदनाम हो चुका है, तो लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किस एजेंट के पास जाए तो क्या करें? कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और ये यहाँ पे जो है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो है इमिग्रेशन को एक धंधा बनाया हुआ है। लोग जो है वो जाली बिजनेस कर रहे हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 70-80% जो इंडस्ट्री है वो गलत लोगों पे इंसार है। तो डेफिनेटली लोगों को देखना चाहिए, सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए कि ये जो एजेंट है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ जब भी बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये देखना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड तो उन्होंने कर लिया है, क्या ये लोग जो एडवाइस दे रहे हैं क्या इस काबिल हैं, क्या इनका नॉलेज, क्वालिफिकेशन और उनके पास कोई किसी बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन का कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह है जो ऑथेंटिसिटी करे, जो प्रूव करे कि ये वाकई अच्छे लोग हैं और ये काम कर सकते हैं और करना जानते हैं और अगर कोई पैसे की डीलिंग करेंगे तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। इसी सिलसिले में जो है वो जो कंपनी जो है प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान में काम करती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, तो ज़्यादातर लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं, उन पर ट्रस्ट करना पसंद करते हैं। सर, इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में किन लोगों को इमिग्रेशन आसानी से मिल सकता है? इमिग्रेशन के डिफरेंट तरीके हैं। मैं आपको जरा मोटा थोड़ा सा बता दूँ। इमिग्रेशन जो है वो
मेजर जो है 3 तरीके से जो है इमिग्रेशन होती है। नंबर 1 तरीका जो है वो स्टूडेंट के रास्ते से, अगर आप चाहते हैं कि आप इस रास्ते को चुनें तो आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं और स्टूडेंट वीज़े में वहाँ से डिग्री करने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उनको वर्क वीज़ा ग्रांट कर देती है 2 से 3 साल का। तो उनको फिर वहाँ पे जो उन्होंने अपनी अमाउंट जो है खर्च की हुई होती है उसको रिकूप करने का, उसको वापस हासिल करने का मौका मिल जाता है। और जब वर्क वीज़ा खत्म होता है तो उसके एंड के ऊपर उनके पास ऑप्शन होती है, अगर वो नंबरिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन का, तो जो उस नंबरिंग सिस्टम को पूरा करते हैं उनकी परमानेंट रेजिडेंट हो जाती है और अल्टीमेटली वहाँ के शहरी बन जाते हैं। दूसरा तरीका जो है वो स्किल्ड इमिग्रेशन है। स्किल्ड इमिग्रेशन में ये है कि आपने ऑलरेडी तालीम हासिल यहाँ से किसी भी दुनिया के मुल्क से कर ली है, पाकिस्तान से आपने डिग्री कर ली है, आप इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, अकाउंटेंट बने हैं, आप चार्टर्ड मैनेजर बने हैं, आपने MBA किया है, आप टीचर हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं और आप स्किल्ड हैं, आपने डिग्री है और आपके पास सलाहियत है कि आप इंग्लिश ज़बान पास कर सकते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो वो उनकी असेसमेंट होती है और असेसमेंट के मुताबिक नंबरिंग सिस्टम में जो नंबर पूरा करते हैं उनका केस प्रोसेस किया जाता है और लीगली तौर पे वहाँ जाके गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया चाहती है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे जाके लीगली ये लोग जाएं और जाके वहाँ पे सेटल हों और उस इकॉनमी को, उस मुल्क को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे जमीन तो बहुत ज्यादा है। तीसरी जो इमिग्रेशन का रूट है वो बेसिकली आपकी स्टूडेंट की एज नहीं है, आपने स्टूडेंट वीज़ा नहीं किया या स्टूडेंट रूट नहीं इस्तेमाल किया, आपने स्किल्ड रूट आपने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हैं, तो बिजनेस रूट, बिजनेस वीज़ा रूट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेलकम करती है बिजनेसमैनों को कि आए यहाँ पे आके लीगली तौर पे बिजनेस इस्टेब्लिश करें और वो जो है उसकी बेस के ऊपर वहाँ पे माइग्रेशन होती है। तो ये मेजर 3 रूट्स हैं जिनके बारे में मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि इन 3 रास्तों से आप जो है जा सकते हैं। सर इसी के साथ आप हमें बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो नाज़रीन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इन चीजों से वो भरपूर फायदा उठाएं। जी बिल्कुल, लोग अगर आपने फैसला किया है कि आप इमिग्रेशन करके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस मुल्क के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। और जब भी मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास जो भी स्किल्ड वीज़े के लिए या स्टूडेंट वीज़े के लिए बच्चे आएँ या यंगस्टर्स आएँ तो मैं उनको गाइड करता हूँ, वहाँ के बारे में मोटा मोटा बताता हूँ और वहाँ के तौर तरीके बनाता हूँ क्योंकि 10 साल में खुद भी जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर रह के आया हूँ और सिस्टम तकरीबन जो है इन दोनों कंट्रीज के एक हैं क्योंकि दोनों मुल्क बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की क्वीन जो है वो एक ही सर्व की जाती है दोनों की, और कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 4 मुल्क हैं जिनकी क्वीन एक ही है। लोग जो हैं बड़े वाइब्रेंट हैं, एजुकेटेड सोसाइटी है और स्पोर्ट्स लविंग है, एडवेंचर लविंग है और बड़ी काम लाइफ है बिकॉज रकबा बहुत ज़्यादा है, इलाका बहुत खुला है और लोग कम हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे सुकून की लाइफ है। ज़्यादातर जो यूरोपियन है वो रिटायर्ड लाइफ अपनी, जब रिटायर्ड होने वाले होते हैं तो अपनी जमा पूंजी वो इन्वेस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जाके जो है घर खरीदते हैं और वहाँ जाके रहते हैं अगर आपके पास पैसे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे सुकून एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत रेयर। सर साथ ही ये बताइएगा कि अगर वहाँ पर कोई जॉब करना चाहता है तो उन्हें किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा या किस तरह से जॉब इजीली उन्हें मिल सकती है? देखें, जॉब मिल तो सकती है लेकिन एक हाईली पेड जॉब्स हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन वहाँ का बिजनेस जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लीगली बिजनेस है, वो उसको उनको स्पॉन्सर करेगा तो उसके बाद ही उनका जॉब वीज़ा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर से एम्प्लॉय करते हैं लोगों को और हम जो है ना इस जॉब वीज़े को करते हैं। इसका गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक सेट क्राइटेरिया बना दिया है, इसके लिए एक पूरा एक सिस्टम वज़ा कर दिया है कि ये रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पूरा कर लें और आपको वहाँ से जॉब ऑफर है, उसके बाद आप जाके वहाँ पे जॉब वीज़ा कर सकते हैं और ये जॉब वीज़ा भी 3 से 4 साल के बाद कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की पूरी करते हैं तो। सर ये बताएं कि जॉब वीजे के लिए उधर कुछ इंग्लिश वगैरह की कोई है डिमांड के इंग्लिश कोर्स होने चाहिए, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके लिए क्या कोई कोर्स करना पड़ेगा? कुछ अच्छा सा बता दें ताकि नाज़रीन को फायदा हो सके इस चीज़ से। देखें, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इंग्लिश तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं तो वो आपको इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश में मिनिमम 6 की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है आइट्स, उसके अंदर 6 बैंड जो है वो अगर आप लेते हैं तो आप यू आर एलिजिबल। फिर उसके अलावा एक सेट तजर्बे की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 से 3 साल आपका जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक मैनेजर के लिए जा रहे हैं, होटल मैनेजर के लिए आपके लिए जॉब है, होटल मैनेजर वहाँ पे वो देखेगा कि जी के इसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है, एज जो है वो 45 से ऊपर नहीं हो सकती है,
अगर आपने जॉब के लिए जाना तो 45 ईयर से नीचे वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मैनेजर के पास है, वो होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, उसने जानता है। तीसरा वो क्या है, अंग्रेजी बोल सकता है, तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उसके बाद कुछ टैक्स कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है स्टेट फंड के अंदर, और उसके बाद आप जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। सर ये बताएंगे कि काफी लोग इसमें फेक होते हैं, कुछ लोग काफी एफर्ट करते हैं बट वो जा नहीं पाते, कुछ वीजा इश्यूज होते हैं, तो इसके लिए आप हमें बताएं कि इसका क्या प्रोसीजर है कि जो हम इजीली उसे फॉलो करें और हम वहाँ पर जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ नाज़रीन को कि सबसे पहले तो चेक करें कि जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं तो उसको आपने पैसे देने हैं, तो चेक करें कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। सर उसका तरीका क्या है? आजकल तो हर बंदा यहाँ पर सही है कि वो कहता है कि मुझसे अच्छा तो कोई है नहीं। देखिए अभी मिसाल के तौर पे मैं एक हमारा रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर हूँ, तो मेरी जो बॉडी है वो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की लाइसेंस होल्डर है। तो ये इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी है। हमारा की साइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके लाहौर के अंदर जो है क्लिक करें और ऑफिस का एड्रेस शो हो रहा है तो दैट मीन्स कि आई डू एग्जिस्ट, ये कंफर्मेशन हो जाती है लोगों को। इसी तरीके से कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड है, उसका नेक्स्ट टैक्स नंबर उसने लिया हुआ है, और वो जो है ना उनका ऑफिस प्रॉपर एग्जिस्टेंट है, उनके कोई मटेरियल वगैरह चेक करें, पूरा एक एनालिसिस करें, उनकी वेबसाइट होगी, उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होगी। आजकल तो बहुत ईजी है, सोशल मीडिया के थ्रू उनकी पास्ट हिस्ट्री को सर्च किया जा सकता है और चेक किया जा सकता है। वो चेक करें, उसके बाद आए और उस बंदे के साथ आके अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर और इसको काउंटर चेक करें 2-3 एजेंट से। ये एक बंदे की बात सुन के और उस पर 100% बिलीव ना करें। बेशक आपको सच्चा लगे लेकिन आप उसको काउंटर पे चेक जरूर कीजिए। सर आपका क्या प्रोसीजर है? मेरा बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हर वीजे के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो लेट डाउन की हुई है, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की साइट्स के ऊपर भी मौजूद है। तो स्ट्रिक्टली उन गाइडलाइंस को यूज करके जो कानून कहता है, जो कानून के मुताबिक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट वीजे पे जा रहे हैं तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स 100% पूरी बंदा करता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा। अगर वो शुरू में ही मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है तो मैं उसको स्ट्रेट वे जवाब दे देता हूँ या उसको गाइड कर देता हूँ कि आप ये काम करके आए, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। अगर उनका इंग्लिश में टेस्ट का स्कोर कम है और मुझे पता है, अब कई बच्चे कोशिश करते हैं कि आके मुझे बताते हैं कि वहाँ पे बगैर इंग्लिश के भी मेरा दाखिला हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बगैर इंग्लिश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला तो हो जाएगा, लेकिन जब वीजा ऑफिसर आपका वीजा असेस करने के लिए देखेगा तो उसके अंदर देखेगा कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका सारा एफर्ट ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ दाखिला वहाँ पे करके देना, लोग कंपनी है वो दाखिला वहाँ पे शो करके और पैसे ले लेती हैं, उसके बाद वीजा डाल देती हैं, वीजा लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो जब तक वो क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी नहीं पूरी करते उसके बाद बगैर हम लोगों को वहीं से पहले मीटिंग के बाद फायर कर देते हैं, वापस कर देते हैं, ताकि उनका भी टाइम जाए ना और हमारा टाइम। सर बिजनेसमैन के लिए वहाँ पर क्या मौके होते हैं? मतलब वो वहाँ पर उनके पास पैसा बहुत होता है, समझ नहीं आती क्या वो बिजनेस करें जिनसे उन्हें अच्छे बेनिफिट मिल सके, तो आप कुछ आइडियाज दें कि ताकि व्यूअर्स इससे फायदा उठा सकें। देखें, पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में लोग जानते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो एग्रीकल्चर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ पे फार्म हाउसेज वगैरह जाके ज्वाइन करें, ज़मीन सस्ती मिल रही है। यहाँ पे जो 25 एकड़ जो यहाँ पे आप होते हैं उसकी वैल्यू में वहाँ जाके आप जो ना 100 एकड़ 50 एकड़ डबल ज़मीन ले सकते हैं। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास ज़मीन है और उस ज़मीन को आप जो ना वो शो कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जब वीज़ा ओके हो जाता है उसके बाद आप अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी को बेचें और उसके बाद आप जाके ऑस्ट्रेलिया में लीगल कानूनी तकाजा पूरा करें और परमानेंट रेजिडेंट बने। तो बिजनेसमैनों के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये वाहिद वीज़ा है, ये मजे की बात मैं आपको बताऊँ कि ये वाहिद वीज़ा जिसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना भी हो, अगर अंग्रेजी बोलने ना भी आता हो किसी बंदे को तो वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने इंग्लिश एग्जामिशन की कोई फी रखी है कि ये फी दे दें, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ये लोग वहाँ जाके उन्हें बिजनेस ही करना है और बिजनेस में ये अगर इनको अंग्रेजी नहीं आती तो ये किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को रख सकते हैं जॉब के लिए,
काम चला सकते हैं, उनकी जो पैसा है, उनकी जो एसेट है, वो उनकी गारंटी बने। सर एक क्वेश्चन आपसे और क्योंकि मेरे माइंड के साथ बात ही होगा, आज जितनी भी लोग हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि बाकी वाले मुल्क ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड कुछ भी हो, तो वहाँ पर लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं अपनी? जी, प्रॉपर्टी तो आप अगर वहाँ पे रेजिडेंट नहीं भी हैं, आपने देखा कि अभी हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी जिनकी निकल रही हैं और उन्होंने खरीदी नहीं है, तो आपको वहाँ का सिटीजन होना जरूरी नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पाकिस्तान से बैठे भी खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर तो जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं तो आपको आपके तमाम राइट्स हैं वो लोकल सिटीजन के बराबर होते हैं। आपको जो तमाम फैसिलिटीज हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज, जो भी एक ऑर्डिनरी ऑस्ट्रेलियन को, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया को डील करता हूँ तो वहाँ पे जो करते हैं उसके मुताबिक पैरेलल फैसिलिटीज में, तो इस सिलसिले में कोई परेशानी की बात नहीं। सर स्किल माइग्रेशन वीजे के बारे में बताएं। अच्छा, स्किल्ड माइग्रेशन वीजा जो है वो उसके अंदर 3 वीजाज मेनली आते हैं जी। इसके अंदर एक स्टेट वीजा है, स्पॉन्सर्ड वीजा, जिसके अंदर एक फेडरल लेवल पे एक लिस्ट बनती है। अगर उसके लिए आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, 189 वीजा है। इस वीजे के तहत अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी जगह पे जाके काम कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 2 किस्म का वीजा जो है वो स्टेट वीजा है। ऑस्ट्रेलिया की 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स में जैसे मैं नाम ले देता हूँ, विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया जो आइलैंड है छोटा सा है, वो भी एक स्टेट है। तो ये 7-8 जो है स्टेट्स हैं। और कैनबरा जो है वो सिडनी और मेलबर्न के दरमियान में एक छोटा सा शहर है कैनबरा जो इसका कैपिटल है। बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि सिडनी इसका कैपिटल है, कुछ समझते हैं मेलबर्न, लेकिन दोनों शहरों में काफी कंपटीशन था तो उन्होंने दरमियान में कैनबरा को कैपिटल बना दिया। इन तमाम स्टेट से स्पॉन्सर्ड जो है वो वीजा होते हैं, इनको कहते हैं स्टेट वीजा। अब इस वीजे की ये खास बात है कि जब भी आप मिसाल के तौर पे आप विक्टोरिया स्टेट, जैसे कि मेलबर्न जिसका कैपिटल है, विक्टोरिया स्टेट के लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन है, आप वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो स्टेट के नंबर भी आपको मिलते हैं। स्टेट आपको के लिए आप हमारे मुल्क में आके हमारी स्टेट के अंदर आके रहना चाहते हैं तो 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी तरीके से स्टेट के अंदर एक मेन सिटी एरियाज हैं, एक रीजनल एरियाज हैं जो थोड़े मेन शहरों से हट के हैं, उनके लिए रीजनल वीजा जो है वो निकाले हैं। 491 वीजा है, जैसे कि नया वीजा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पहले बार 489 था, उसको खत्म कर दिया, बैन कर दिया, उसकी जगह में 491 वीजा लगा दिया है। इस वीजे के अंदर अगर आप जाके ये गारंटी देते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि आप जाकर रीजनल एरिया में रहेंगे तो आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि आपको ओवरऑल सिस्टम में आपको ऊपर कर देते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि अभी वो सारे बड़े बड़े शहरों में आबादी तकरीबन बड़ी फुल हो चुकी है, तो वहाँ की जो यूटिलिटीज हैं, स्कूल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो ओवर क्राउडेड हो रही हैं। स्कूल्स उनके जो है एक क्लास के अंदर 25-30 बच्चे 35 बच्चे होते हैं, जबकि सबर्ब्स के अंदर आप जाएं तो एक स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 4-4 5-5 3-3 बच्चे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जब ये लोग आए अपने बच्चे इधर आके नौकरी करें, काम करें, तो एक तो ये एरिया भी डेवलप हो जाए ताकि इस एरिया की भी तरक्की हो जाए और प्लस जो है ना बच्चों को भी वो खसूसियत मिल सके। अब एक क्लास में टीचर के पास 40-50 बच्चा और एक में 4 बच्चा, तो डेफिनेटली 4 बच्चों पे ज्यादा कंसंट्रेशन दी जा सकती है। तो ये इसके फायदे हैं। तो मैं ये तमाम तीनों चीजें करता हूँ और सबसे पहले मैं असेसमेंट करता हूँ। असेसमेंट करने के बाद मैं बता देता हूँ बंदे को कि तुम्हारे चांसेस हैं कि नहीं हैं। और असेसमेंट जो है वो हमारी जो हमारा लॉयर हैं, हमारी गजाला अली हैं, हमारा लॉयर जिनका लाइसेंस है कंपनी के पास, उनके नाम के ऊपर जो है वो लाइसेंस लिया गया है, वो डायरेक्टर हैं और वो जो है वो खुद पर्सनली इसको चेक करती हैं, ओके करती हैं कि क्लियर पाथ पे एक्सप्लेन किया जाता है कस्टमर को, क्लाइंट को, कि ये आपका तरीकाकार है और ये होगा और ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों एग्री होते हैं तो उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया जाता है और जो उसके पेमेंट है वो कैश नहीं ली जाती। आप ये बात हमेशा याद रखें, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब आप बगैर किसी रसीद लिए हुए और बगैर किसी ऐसे प्राइवेट बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालेंगे तो डेफिनेटली आप विक्टिम ऑफ फ्रॉड बन गए। आप ये देखेंगे वो एजेंट जो आपसे पैसे ले रहा है क्या वो कैश में ले रहा है या किसी ऐसी वैसी जगह पे तो नहीं डाल रहा है। वो अगर कंपनी के अकाउंट में लीगल काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि ही इज लीगल। तो मेरा ये कोशिश होती है जब बैंक में पैसे लूँ उसकी प्रॉपर रसीद ली जाए और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली स्टेज वाइज होता है, डिफरेंट स्टेजेस में ये वीज़ा किया जाता है। और ये स्किल्ड वीज़े की जो एवरेज टाइमिंग जो है वो 6 to 9 मंथ्स जो बताई जाती है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो कहती है 6 से 9 महीने का टाइम कम से कम लग जाता है, कुछ केसेस में डिले भी हो जाता है।
अगर कोई फर्दर सिक्योरिटी चेक्स बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान इमरान हनीफ साहिब को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, किसी किस्म का आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, उसे फॉलो कीजिएगा और मजीद बेहतर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। मुझे और मेरे मेहमान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।